हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम 8 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है रामसर साइट। रिसेंटली 2 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया है और भारत में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स 82 हो गई हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक पेपर में किसी सेट में ये छपा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हिस्ट्री की जो सीरीज हमारी चल रही थी, हमने 8057 के रिवॉल्ट तक किया था और बीच में बिकॉज ऑफ मंथली कंपाइलेशन थोड़ा सा रह गया था। बट डोंट वरी, मैंने ज्योग्राफी के भी PYQ SSC CGL 2022 के रेडी कर लिए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। और हम हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आपके एग्जाम से पहले मैं हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हिस्ट्री हो जाएगी। ओके, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट डे के बाद हम रामसर साइट्स के बारे में बात करेंगे। आपकी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके जुलाई में, अभी आपको पता है ना फेज 12 के पेपर है, तो जुलाई में जो क्वेश्चन बनेगा वो RBI की इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी से बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। जिन लोगों के भी पेपर अगस्त से पहले होने हैं, क्योंकि अगली जो मीटिंग होगी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की वो अगस्त में होगी, तो अगली पॉलिसी अगस्त में आएंगी। लेकिन अगस्त से पहले अगर आपका पेपर है तो ये वाला आपके लिए एकदम सही है, इसको आपको याद करना है। ओके, स्टार्ट कर ले। सबसे पहला आज इंपॉर्टेंट डे कौन सा है, तो 8 जून को एवरी ईयर हम वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को डिजाइन किया था, डेजिग्नेट किया था 2008 में, और कहा था एवरी ईयर हम 8 जून को वर्ल्ड ओशियंस डे सेलिब्रेट करेंगे। थीम क्या है? अवेकन न्यू डेप्थ, इसकी आपको थीम देखने को मिलेगी। चलिए, आज का जो सबसे एकदम हॉट टॉपिक है वो ये है आपकी रामसर साइट, नागी एंड नख्ती सेंचुरी वेटलैंड इन बिहार, जमुई डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों जो वर्ड सेंचुरी हैं, इनको वेटलैंड साइट बनाया गया है और दोनों की दोनों बिहार में है। नागी वर्ड सेंचुरी एंड नख्ती वर्ड सेंचुरी, और ये 81st और 82nd नंबर की हमारी वेटलैंड साइट्स बन गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट इन बिहार कितनी हो गई है? 3। तो बिहार में केवल 3 ही रामसर साइट है, 2 ये है और एक है कन्वर लेक, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है नख्ती एंड नगी वर्ड सेंचुरी इन बिहार एज अ न्यू वेटलैंड साइट। ओके, ये कहां पर सिचुएटेड है, तो आप देखेंगे जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में सिचुएटेड है। और बिहार में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 3 हो गई है। और इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी हो गई है, तो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स 82 हो गई है, जो कि इक्वल है चाइना की रामसर साइट्स से। तो इंडिया और चाइना में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स 82 हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर है? आंसर हो जाएगा यूके में, यूनाइटेड किंगडम में हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स है, विच इज 175। कितने हैं? 175। सेकेंड नंबर पे आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपसे पूछा कि वर्ल्ड में हाईएस्ट वेटलैंड साइट्स कहां पर हैं और यूके ऑप्शन में ना हो, तब आपको मैक्सिको में टिक करना है, क्योंकि आजकल ना पहला वाला ना पूछ के सेकेंड वाला या थर्ड वाला ज्यादा पूछ रहे हैं, तो इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। अब अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स कहाँ हैं, तो इंडिया में सबसे ज्यादा वेटलैंड्स है तमिलनाडु में, एंड तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेटलैंड या रामसर साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी जो नागी वर्ड सेंचुरी है, ये हमारे देश का 81st नंबर का रामसर साइट बना है और इसे वर्ड सेंचुरी डेजिग्नेट कब किया था, कब इसे वर्ड सेंचुरी बनाया गया, तो 1984 में बनाया गया। बिहार में सिचुएटेड है, ठीक है, जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर हम नख्ती वर्ड सेंचुरी के बारे में बात करें तो ये 82nd नंबर की रामसर साइट है इंडिया में, जो कि 332 हेक्टेयर एरिया में फैली हुई है और एक मैन मेड साइट है। मतलब हमने इसको बनाया है, नेचुरल साइट नहीं है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं ना, तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हमने नख्ती वर्ड सेंचुरी को बनाया था, बिहार में है और ये मैन मेड साइट है और 82 नंबर की रामसर साइट बन गई है। इसे वर्ड सेंचुरी कब डिक्लेयर किया गया था, तो 1984 में इसे भी वर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। तो जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में 3 हो गई हैं, ठीक है, नगी, नख्ती और आपकी कन्वर लेक। कन्वर लेक आपको देखने को मिलेगी कहां पर? बिहार में, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, और 2020 में इसे हमने डिक्लेयर किया था रामसर साइट। डन, ठीक। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में, जिसको हम आर्द्र भूमि दिवस के नाम से भी जानते हैं। आर्द्र भूमि दिवस
हम हर साल 2 फेब को सेलिब्रेट करते हैं। 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 2 फेब 1971 को ईरान का एक शहर है जहां जिसका नाम है रामसर, और रामसर एक एग्रीमेंट या कन्वेंशन पे साइन हुआ था जिसमें कहा था कि हम अपनी जो वेटलैंड्स हैं, जो दलदली जमीन है जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए हम 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। 2 फरवरी को यह दिन मनाया गया, तो इसकी थीम हो जाती है बहुत इंपॉर्टेंट। थीम है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। डन? ओके। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को रेटिफाई कब किया था? आंसर हो जाएगा 1982 में रेटिफाई किया था। और हमारे देश की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो केवल देव घाना, जो कि आपके राजस्थान में है, और चिल्का लेक, जो कि आपके उड़ीसा में है। तो इन दोनों को पहली रामसर साइट हमने बनाया था। ठीक है। सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है इंडिया में? तो सुंदरवन डेल्टा है, जो कि वेस्ट बंगाल में। और सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है? तो रेणुका लेक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो ये कुछ एडिशनल स्टैटिक पॉइंट्स हो गए। यहां से भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में बनते हैं, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। जिन भी लोगों के अभी जुलाई में पेपर है, तो एक मेरा छोटा सा सजेशन है, मान लोगे तो सच में फायदा होगा। बस आप इतना करना, क्योंकि देखो 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है। देखो सेग्रीगेशन कैसे होता है मैं आपको एग्जाम में बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 साल का करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है, जो लास्ट 6 मंथ होते हैं इसका वेटेज लगभग 70% होता है, और जो रिमेनिंग 6 मंथ होते हैं उनका वेटेज आपको 30 to 35% देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे सेग्रीगेट होते हैं। हाँ, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि ओलंपिक्स हो गए, कॉमनवेल्थ हो गए, भले वो 1 साल पुराने हो, 2 साल पुराने हो, लेकिन वहां से क्वेश्चन फिर आ जाते हैं। ठीक है। तो ये जो 6 महीने होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि हर एक मंथ के जो टॉप 100 या 150 MCQ मैंने कवर किए हैं, आप इनको जरूर देखो। इससे क्या होगा, आपके ये क्वेश्चंस जरूर एग्जाम में फंसेंगे और आप इनको अटेंड कर पाओगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई और सारे देशों के साथ मिलकर एक अलायंस को लॉन्च किया है जिसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अभी बायो फार्मास्यूटिकल क्या होते हैं? वो सारे ड्रग्स जो एनिमल टिश्यूज, एनिमल या ऑर्गन्स, उन सब से तैयार किए जाते हैं, उन्हें हम बायो फार्मास्यूटिकल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च की है रिसेंटली इंडिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन ने मिलके। कहाँ पर लॉन्च किए? तो आप देखेंगे बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 हुआ था आपके कैलिफोर्निया में, और जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायो फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन है, और यहीं पे इस अलायंस को लॉन्च किया है। तो इन सबके नाम आपको याद होना चाहिए, इंडिया, यूएस, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन। डन? इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है अबाउट द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 15 मेंबर होते हैं, 15 मेंबर्स है। और ये मेंबर 2 कैटेगरी में होते हैं, एक परमानेंट मेंबर है और एक नॉन परमानेंट मेंबर है। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये 10 होते हैं, और इनका जो टेन्योर होता है वो 2 इयर्स के लिए होता है, 2 सालों के लिए इन्हें इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो हमारा जो अपकमिंग टेन्योर होगा, मतलब 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2027, इन 2 सालों के लिए आप देखेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट कर लिए गए हैं। कौन कौन है? तो सबसे पहले पनामा नहर। ठीक है। इसके बाद पनामा से आप याद रखोगे, उसके बाद पाकिस्तान, तो पीपी हो गया ये, पाकिस्तान, पनामा। फिर डेनमार्क, ग्रीस, जो कि यूरोप में है, डेनमार्क, ग्रीस, और फिर आपको यहाँ पे अफ्रीका में मिलेगा सोमालिया। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो DSP, मतलब ये डेनमार्क हो गया आपका, डेनमार्क के अलावा ये सोमालिया, पाकिस्तान, DSP, और फिर PG, DSP, PG आप जैसे याद रखना चाहो रख लो, लेकिन 5 देशों के नाम याद रखना कि ये 5 हमारे नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं यूएनएससी में आने वाले 2 सालों के लिए। इनका समय 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। और ये किन देशों को रिप्लेस करेंगे? तो 31 दिसंबर 2024 में ये 5 कंट्रीज हैं, मोजाम्बिक, जापान, इक्वेटर, माल्टा और स्विट्जरलैंड, इनका टेन्योर खत्म हो रहा है। तो इनको ही रिप्लेस करने का काम ये 5 कंट्रीज करने वाली हैं। ठीक है। अब यूएनएससी जो है उसमें 5 आपके परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? यूके है, यूएसए है, इसके अलावा और पावर्स कौन कौन सी है? चाइना, रशिया और फ्रांस। ये आपके 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनएससी में, जिनके पास वीटो पावर होती है। और जब कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है, अगर उसके अगेंस्ट वीटो यूज करते हैं
तो रेजोल्यूशन पास नहीं होता। फॉर एग्जांपल रिसेंटली पैलेस्टीन यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का 194 नंबर का मेंबर बनना चाहता था, तो उसने अपनी एप्लीकेशन दी, इस रेजोल्यूशन को पास किया गया, लेकिन अमेरिका ने वीटो पावर यूज की, मतलब ये रेजोल्यूशन आगे पास हुआ ही नहीं और पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। तो ये एक्स्ट्रा पावर होती है और ये पावर नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास नहीं होती। यूएनएससी, अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल के बारे में बात करते हैं तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। हेडक्वार्टर यूएसए में है। 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। क्या इंडिया कभी यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है? आंसर है यस, 8 टाइम्स, 8 बार रहा है। ठीक, डन। चलिए अब बात करते हैं मैत्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैत्री इनॉग्रेट इंडिजीनियस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम एंड एयर प्रभा एप्लीकेशन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अभी हमने 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है। पहला सेलिब्रेशन 1973 में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार किसने होस्ट किया? तो सऊदी अरेबिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका किंगडम ऑफ सऊदी जो है वो होस्ट नेशन था और हर साल इसे ऑर्गेनाइज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कराता है। ये तो बेसिक बातें हो गई। अभी यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन मैत्री ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर प्रभा एप्लीकेशन को, मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट है जैसे कि PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, CO, CO2, ओजोन, ठीक है, इसके अलावा आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है, तो इन सबको रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए यहाँ पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इसे डेवलप किसने किया? तो इसे डेवलप किया है CDEC ने, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कोलकाता। और कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ था? टेक्समिल, ISM धनबाद, और यहाँ पे इंडस्ट्री पार्टनर कौन है? JM एनवायरो लैब प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्टनर है और इन्होंने मिलकर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अंडर द नेशनल प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ICT एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये जो एयर प्रभा एप्लीकेशन है ये मोबाइल एप्लीकेशन है और ये आपको रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करके बताता है। आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, AQI क्या है, इसको आप मॉनिटर कर सकते हो। डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ डेटा जो मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट, वो आप याद रखेंगे, याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आपका अभी एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ याद मत करना, जो मैं बता रही हूँ बस वो याद कर लेना, ठीक है। हम बात कर रहे हैं थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप फॉर 23-24। मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप मतलब आपके फूड ग्रेन्स के बारे में बात हो रही है। फूड ग्रेन्स में आपको वीट याद रखना होता है, वीट के अलावा आपके राइस है, ठीक है, राइस हो गया, आपकी शुगर केन हो गई, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब आपके मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स है और इनका एस्टिमेशन बताया गया है। थर्ड एडवांस एस्टिमेशन है कि कितना हमारा प्रोडक्शन रहा है, ठीक है। किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको रिलीज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। टोटल अनाज हमने कितना प्रोड्यूस किया? तो 3288 लाख मेट्रिक टन। तो 3288 लाख मेट्रिक टन ये हमारा टोटल फूड ग्रेन है, जो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ये प्रीवियस एस्टिमेशन से 211 लाख मेट्रिक टन कम है। मतलब हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। अब आपको कौन कौन सा याद रखना है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, टोटल फूड ग्रेन हमने देख लिया 3288 लाख मेट्रिक टन है। अब फूड ग्रेन की जब बात होती है तो सबसे पहला क्या आता है? राइस एंड व्हीट, क्योंकि चावल और गेहूं के बिना तो कुछ होता नहीं हमारे देश में। तो यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन 1367 लाख मेट्रिक टन है और वहीं अगर हम व्हीट की बात करेंगे तो 1129 लाख मेट्रिक टन आपको मिल जाएगा, ठीक। इसके अलावा आप श्री अन्न याद रख सकते हो। श्री अन्न का मतलब होता है आपके मोटे अनाज, मतलब आपके मिलेट, जिसमें ज्वार बाजरा सब आता है। और आपको तो पता है यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट को भी डिक्लेयर किया था और रोम में FAO ने रोम में इसको फाइनली इसकी क्लोजिंग सेरेमनी को भी ऑर्गेनाइज किया था, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था। तो ये आपका न्यूज में है। तो श्री अन्न का जो प्रोडक्शन है वो 174 लाख मेट्रिक टन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है शुगर केन, हमारा गन्ना। अब यहाँ पर शुगर केन को लेके मामला ये चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया
और यूएसए कहते हैं कि जो WTO की सब्सिडरी लिमिट है कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे 10% से ज्यादा सब्सिडरी नहीं दोगे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लिमिट को ब्रीच करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुगर केन में 90% सब्सिडरी देती है, ऐसा यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का एलिगेशन है। हालांकि इंडिया ने काउंटर किया है, इंडिया ने बोला हमने लिमिट को ब्रीच किया है, लेकिन ये 90% नहीं है, 13% है। हम 13% सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं कि नहीं 90% दे रहे हो। तो ये पूरा डिस्प्यूट अभी WTO में चल रहा है, क्योंकि WTO की लिमिट है 10% की फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है वो 4425 लाख मेट्रिक टन आपको मिल जाएगा। डन। फिर कॉटन, तो अभी बीटी कॉटन न्यूज में था। ठीक है, तो कॉटन का है 325 लाख बेल्स। बस इतना आप याद रख लीजिए। आई नो थोड़ा सा टफ है, बट कोशिश कीजिए। ये 2-4 बातें जो अभी करेंट अफेयर्स में है वो मैंने बता दी। ठीक है, और गेहूं और चावल हमेशा न्यूज में रहते हैं, ये कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड्स का टॉपिक है। अब बात करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में आते हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, करेक्ट। तो सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन ऑफ 23-24 ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन भी दिया है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में आपके कौन क्या क्या आएगा? फूड, आपके जो फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं, और आपके फ्लावर्स आते हैं, वेजिटेबल्स आती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना रहा है? 352 मिलियन टन। 352 मिलियन टन। ठीक है, 3 2 5 और बीच में 5, 3 2 5 और बीच में 5। ठीक है, तो 352 मिलियन टन आपका हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन रहा है टोटल। अब इसमें आपके फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं। ठीक है, तो हम फ्रूट और वेजिटेबल देख लेते हैं। अनियन, पोटैटो, टमाटो तब आप देखना, ये आलू प्याज का भाव तब आप देखना जब आपको फ्रूट और वेजिटेबल याद हो जाए। ठीक है, तो टोटल हमारा जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो 112 मिलियन टन है। ठीक है, 1 और 1 2। फिर वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना है? 204, 2 का डबल 4, 204 मिलियन टन हमारा वेजिटेबल है। डन। यहाँ पे देखिएगा PIB का डेटा है, ये PIB से टेबल हमने ली है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो एरिया है जहाँ पे हमने हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन किया है सेकेंड एडवांस एस्टिमेशन से, वो 28.63 मिलियन हेक्टेयर जमीन पे हमने वेजिटेबल और फ्रूट्स लगाए थे, और इनका जो टोटल प्रोडक्शन है वो अभी हमने देखा 352 मिलियन टन था। डन। चलिए अब बात करते हैं एक और मिशन के बारे में जिसका नाम है तृष्णा। ठीक है, तृष्णा मिशन बेसिकली इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी CNES, इन दोनों का कंबाइंड मिशन है जिसका नाम है मिशन तृष्णा। इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन रिसेंटली इसरो ने दी है। इस मिशन को 2026 में लॉन्च किया जाएगा, 2026 में मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसका मेन पर्पस क्या है? ये डिटेल पिक्चर हमें अर्थ सरफेस की डिटेल पिक्चर लाके देगा। ये रिसर्च करेगा कि एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो क्लाइमेट फैक्टर्स है, उनको क्लोजली मॉनिटर करेगा और उसकी इंफॉर्मेशन अर्थ स्टेशन तक देगा। इसका जो ऑपरेशनल लाइफ होगी वो 5 साल की होगी, 5 सालों तक ये ऑपरेशन में रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं तृष्णा इज सेट टू बी लॉन्च इन 2026 एंड विल वर्क फ्रॉम द सन सिंक्रोनस ऑर्बिट 761 किलोमीटर अबव द अर्थ। 761 किलोमीटर अर्थ की सरफेस के ऊपर ऑर्बिट में इसको चक्कर लगाए जाएंगे। इट मेन जॉब विल बी कीप अ क्लोज आई ऑन मैनी एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट फैक्टर। ओके, नेक्स्ट है, अब ये आपको थोड़ा सा अगेन याद करना पड़ेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इनमें से भी कौन कौन सी बातें जो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने लायक है और मिल सकती ही हैं, वो भी मैं आपको हाईलाइट कर दूंगी। हम बात कर रहे हैं RBI मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, जो जून में अभी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को लीड कौन कर रहे थे? हमारे RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो इस मीटिंग को लीड कर रहे थे। अब आपको जो याद रखना है, सबसे पहली बात रेपो रेट। तो रेपो रेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और रेपो रेट है 6.5%। ठीक, ये आपकी रेपो रेट है। रेपो रेट में अगर आप बात करते हैं, रेपो रेट के बाद आता है आपका रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%। ठीक, आपका CRR है 4.5% और SLR हमेशा की तरह 18% ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर बैंक रेट और MSF 6.75% आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है। बैंक रेट और MSF 6.75% आपको देखने को मिलेंगे। अब इन्होंने कहा है कि जो FY25 है, FY25 का मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, जो अभी आपका अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुआ है और मार्च 2025 तक जाएगा, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसको FY25 कहा है। ये FY25 में भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 7.2% रहेगा अकॉर्डिंग टू द RBI, और हमारा जो इन्फ्लेशन है या महंगाई है वो कितनी रहेगी, 4.5 आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि RBI रखता है गोल्ड के फॉर्म में एंड अदर सिक्योरिटी के फॉर्म में, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितना है, $651 बिलियन। $651 बिलियन ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। 5 + 1 = 6। ठीक है, $651 बिलियन आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखने को मिल जाएगा। और जो बल्क डिपॉजिट, जो आपके बड़े अमाउंट के डिपॉजिट होते हैं, तो बल्क जो डिपॉजिट है उसका जो थ्रेशोल्ड था उसको भी इंक्रीज करके 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक, डन। अब यहाँ पे कुछ पर्सन है, उनके बारे में बात करेंगे और एक मंदिर के बारे में बात करना है जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, जो जिसमें अभी आग लग गई और वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस टेम्पल पे भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए, पहले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है सरबजोत सिंह, और ये आपके एक शूटर है। इनका एसोसिएशन शूटिंग से है। रिसेंटली ISSF म्यूनिच वर्ल्ड कप 2024 हो रहा है और इसमें इन्होंने 10 मीटर पिस्टल राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर पिस्टल राइफल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, जर्मनी में। 8 जून तक ये वर्ल्ड कप होना है, मतलब आज तक। तो अभी इसकी मेडल टैली नहीं आई है, हम अपकमिंग क्लासेस में इसकी मेडल टैली को डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। डन इतनी चीजें। ISSF वर्ल्ड कप इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस शूटिंग टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर द ओलंपिक्स। इसकी शुरुआत कब हुई थी देख लेते हैं। तो ISSF का फॉर्मेशन 1907 में हुआ था, जर्मनी में हेडक्वार्टर है, और पहला जो वर्ल्ड कप इन्होंने शुरू किया था वो मैक्सिको से किया था 1986 में। अब बात है कि यहाँ पे कितनी बार ये टूर्नामेंट होता है, तो 1996 से एवरी ईयर 4 वर्ल्ड कप्स होते हैं, हर साल 4 होते हैं। तो इसलिए हमें चारों की मेडल टैली इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो शूटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो पूछा जा सकता है, तो उतना ही आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, मैंने PDF के बारे में नहीं बताया ना। हाँ, सो PDF के लिए आप क्या कीजिए, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली सर्च करना पूजा जैन CA 247 और आप इजीली वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, तो फरवरी मंथ के जो टॉप 100 MCQ है उसकी PDF मैंने शायद अपलोड नहीं की थी, मैं थोड़ी देर बाद उसको अपलोड कर दूंगी क्लास ओवर होने के बाद, तो आप उसे वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे। डन। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 और पर्सन के बारे में। देखिए कि दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में बात हो रही है। तो दिलीप बोस हमारे देश के एक टेनिस स्टार रहे हैं, टेनिस प्लेयर रहे हैं, और उनके नाम से ही 2002 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई, और इस अवार्ड में 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए प्राइज मनी दी जाती है। डन। तो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, नार सिंह को मिला है। नार सिंह मतलब ये भी आपके टेनिस से एसोसिएटेड रहेंगे। और फर्स्ट लेडी या फर्स्ट पर्सन जिनको ये अवार्ड मिला है वो कौन है, रोहिणी लोखंडे। रोहिणी लोखंडे वाज द फर्स्ट वीमेन टेनिस कोच टू क्वालिफाई फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये 2 नाम है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने अभी रिसेंटली दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नार सिंह एंड रोहिणी लोखंडे को दिया है। ठीक। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट न्यूज भी है। आपको ये करेंसी देखने को मिल रही है, ये आपकी UK की करेंसी है, इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी जो करेंसी में फोटो थी क्वीन एलिजाबेथ की, उसको रिप्लेस कर दिया है। किससे, ये है किंग चार्ल्स III। तो किंग चार्ल्स III की पिक्चर के साथ यहाँ पर रिप्लेस किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा BHEL है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इनको 3,500 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिले हैं। कहाँ से, फ्रॉम द अडानी पावर लिमिटेड, और कहा है कि आपको थर्मल पावर स्टेशन सेटअप करना है। कहाँ पर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। अभी हमने क्या सेलिब्रेट किया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया था, और कुछ समय पहले मैंने आपको ऑपरेशन सद्भावना के बारे में भी बताया था। ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया था सिक्किम में। तो यहाँ पर ऑपरेशन सद्भावना के अंदर इंडियन आर्मी ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन गो ग्रीन इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है। कहां पर, सिक्किम में। तो गो ग्रीन इनिशिएटिव कहां लॉन्च हुआ है, सिक्किम में। इसके अलावा इन्होंने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट को भी इनॉग्रेट किया है सिक्किम में। डन।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं महारानी टेम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेम्पल को। ये जो टेम्पल है ये डोगरा वंश या डोगरा डायनेस्टी के राजा और रानी ने मिलकर बनवाया था। और कहाँ पर था? जम्मू एंड कश्मीर में था। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मोहिनी बाई सिसोदिया, वाइफ ऑफ द फॉर्मर रूलर ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह इन 1915। ठीक है, और ये आपका इंडियन और पर्शियन स्टाइल कंबाइन स्टाइल में आपको ये टेम्पल देखने को मिलता। ये लॉर्ड शिव और उनकी वाइफ पार्वती जी को डेडिकेटेड था गुलमर्ग में। ठीक है, और ये भी डिस्ट्रॉय हो गया है महारानी टेम्पल। बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलता। डन। चलिए अब कुछ और बातें करेंगे लेकिन एमसीक्यू के फॉर्मेट में। पहला क्वेश्चन है माउंट कैनेलॉन रिसेंटली सीन इन द न्यूज, क्योंकि इसमें एक मैसिव बहुत बड़ा इरप्शन हुआ है, फट गया ये वॉल्केनो। कहां पर है? तो ये रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलेगा फिलीपींस में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन जून 2024 मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन hosted a workshop on the safe, trusted and ethical AI in New Delhi। तो रिसेंटली हमने इस वर्कशॉप के बारे में डिस्कशन किया था। मैत्री और यूनेस्को ने मिलकर इसे ऑर्गेनाइज किया था, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अब इस न्यूज को आज से 2 महीने पहले डिस्कशन किया था मैंने, वापस से न्यूज में है तो हम एमसीक्यू देख लेंगे। Which city in India hosted the first नक्षत्र सभा aimed at the promoting astro tourism? तो पहली बार यहाँ पे नक्षत्र सभा का ऑर्गेनाइज किसने किया है? तो ये मसूरी में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा ऑर्गेनाइज इन मसूरी। अगले पर्सन जो न्यूज में थे हमने इनके ऊपर डिस्कशन किया था, ओलेग Kononenko became the first person to spend a total 1000 days time in space. He is from which country? तो he is from Russia. Option B. सरबजोत सिंह रिसेंटली न्यूज में है, पूछा जा रहा है he is associated with which of the following sports? तो आंसर हो जाएगा शूटिंग से है। अभी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने WSIS 2024 का अवार्ड किसे दिया है? याद कीजिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था जिसका नाम था CDOT, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन जून 2024 विच बैंक हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू एक्सक्लूसिव ब्रांच इन चेन्नई एंड कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग स्टार्टअप। तो यहाँ पे वो कौन सा बैंक है जिसने एक अलग सलग एक एक्सक्लूसिव ब्रांच चेन्नई में ओपन की है जो केवल और केवल स्टार्टअप को फाइनेंस करने का काम करेगी? आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडियन ओवरसीज बैंक का फॉर्मेशन 1937 में हुआ था जिसका हेडक्वार्टर आपको चेन्नई में मिल जाएगा। ठीक, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन किसे दिया गया है? तो नार सिंह को दिया गया है। ऑप्शन सी, आज ही हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे रिसेंटली वो सारे अवार्ड्स है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जैसे कि गुदिलप्पा हलिकेरी अवार्ड मैंने आपको बताया था सिद्धलिंगा जी को दिया गया है। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर द हेल्थ प्रमोशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु को मिला है। CSR चैंपियन अवार्ड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है। UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेजर राधिका सेन, और सेकंड वीमेन है, सेकंड इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फिर आपका इकोनॉमिक टाइम HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड NHPC को दिया गया है, और UK वीमेन एम्पावरमेंट अवार्ड आरती को दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेट पुलिस हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कंट्री इन द ब्लॉकिंग मोबाइल नंबर इन्वॉल्व इन द साइबर क्राइम। तो रिसेंटली एक कैंपेन रन किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो भी नंबर्स है जो कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व हैं आपको उनको ब्लॉक करना है। तो सबसे ज्यादा नंबर्स को ब्लॉक करने वाला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा। तो हरियाणा पुलिस पहले नंबर पे है जिन्होंने सबसे ज्यादा मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक किया है जो कि इन्वॉल्व है साइबर क्राइम में। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे बताया गया है हमको रिसेंटली नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से कि टोटल 5,46,000 मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया गया है 1 जनवरी से लेकर 31 अप्रैल तक, और जिनमें से 1,11,000 नंबर जो है वो कहाँ से हैं? हरियाणा से हैं। हरियाणा पुलिस ने इनको ब्लॉक किया है। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन है और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। पहला क्वेश्चन है कि 42 इयर्स के बाद IATA एनुअल जनरल मीटिंग को इंडिया होस्ट करेगा, ये कौन सा एडिशन है? और हमने अभी 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया है।
इसकी थीम क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और आपके आंसर का मुझे वेट रहेगा। प्लीज आंसर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके सपोर्ट की बहुत रिक्वायरमेंट है मुझे। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।